Assalamu alaikum. Good morning, dear learners. How are you? Hope you all are fine and staying at home. So, here let's start our science lesson number 2, that is microorganisms, friend and foe. What is mean by microorganisms? Micro means small, organisms means animal or a single cell life. So साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? स्मॉल एनिमल्स और स्मॉल सिंगल सेल लाइफ. And then it is written on your screen friend. So what is mean by friend? ये तो सबको पता है. Friend means दोस्त, our buddy. And then it is written foe. What is mean by foe? So foe means enemy, right? यानी कि दुश्मन. तो कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं और कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो फो होते हैं, यानी कि एनिमी रहते हैं. ओके, so we will study in this chapter whether which microorganisms are our friend and which are our foe, that means enemy. So let's start or proceed further with, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा अपने आसपास, बट कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास रहते हैं जो कि हमें हमारी नेकेड आईज यानी कि आँखों से दिखाई देते नहीं, नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई देते. उतने स्मॉल और टाइनी ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish-white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. क्या बोला है? क्या आपको पता है कि घर में रेनी सीजन में हमारे घर में अगर ब्रेड पड़ा रहता है तो वो ब्रेड पे ग्रेइश ब्लैक कलर के राउंड राउंड जैसे पैचेस दिखाई देते हैं, ऐसे दाग दिखाई देते हैं. तो वो हम लोग उसको वो पैचेस को लेके स्लाइड में रख के मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हम ऑब्जर्व करेंगे कि छोटे ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे. तो वो किस चीज़ के होंगे? डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ से आते हैं? क्या आपको ये पता है? So in this lesson you will learn what is that, and further we will proceed with these 2.1 topic, that is microorganisms. The first activity दी गई है, उसे एक्टिविटी में हम देखते हैं क्या है. कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, यानी कि हम ऐसी सॉइल लेंगे जो कैसी हो? मॉइस्ट हो, भेज वाली हो. फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर में हम लेंगे एंड ऐड वाटर टू इट, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, इसमें क्या सॉइल पार्टिकल है वो नीचे आ जाते, एकदम सेटल हो जाते बीकर के बॉटम पे. देन ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, और वो वाला पानी है वो हमें ड्रॉपर में लेना है और माइक्रोस्कोप में उसका ड्रॉप लेके हमें देखना है. व्हाट डू यू सी, क्या दिखाई देगा? जैसे कि एक्टिविटी है तो हम माइक्रोस्कोप में डालेंगे, देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वो हम पढ़ेंगे आगे. और एक्टिविटी 2.2 क्या बताई गई है? टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड के पानी में से थोड़े से ड्रॉप्स लेने, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड भी स्प्रेड कर देना एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप में देखना है. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? तो पानी को जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं? सो लेट्स सी.
These observations show that water and soil are full of tiny organisms. कि पानी जो ये हमने स्लाइड के ऊपर लिया है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे. Though not all of them fall into the category of microbes. उसमें से सब के सब जो है वो हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उसमें से कुछ ही माइक्रोब्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. यानी कि हम नॉर्मल आंखों से, unaided means naked आंखों से उसको देख पाएंगे नहीं. Some of these such as the fungus and that grows on a bread can be seen with a magnifying glass. जैसे कि ब्रेड के ऊपर जो फंगस है वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. हम दूसरे जो है वो बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते नहीं हैं. दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो फिर माइक्रोब्स बोलते हैं. वो इतने माइक्रो मीन्स स्मॉल कि जो हमारी आंखों से दिखता नहीं है. Then microorganisms are classified into 4 major groups. कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो 4 ग्रुप में हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. दिस ग्रुप्स आर कौन सा है? फर्स्ट दैट इज बैक्टीरिया, सेकेंड दैट इज फंगी और फंजाई, एंड प्रोटोजोआ एंड सम algae. तो 4 ग्रुप कौन से हुए? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.5. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2.1 and 2.3. See, you can see this all on your screen. Okay, so now let's proceed further with our next topic. Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. कि वायरस है वो भी माइक्रोस्कोपिक यानी कि इतने छोटे ही रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ही रहते हैं, बट वो इनसे थोड़ा डिफरेंट है. They however reproduce only inside the cells of the host organisms. यानी कि ये जो वायरस रहते हैं वो किसी और सेल पे आते हैं और उस पर रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि उसको फैलावा करते हैं. जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना है वो वायरल है. ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या होता है? वो अब हम पे आता है, हमारे सेल पे वो रिप्रोड्यूस करता है यानी कि बढ़ता है. एक हम पे आ जाता है फिर रिप्रोडक्शन वो दूसरे होस्ट के ऊपर ज़्यादा करता है. ओके, which may be a bacterium, plant or animal. वो होस्ट में किस के होस्ट पे रहता है? बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है, उसके बॉडी के ऊपर रह के वो रिप्रोड्यूस करता है. Some of the viruses are shown in figure 2.5. So we will see the figure 2.5. So here you go with these viruses. Can you all see this? This is a virus. Okay. So आप सबने देखा कि वायरस क्या है. ओके, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी, खांसी, फ्लू जो हमें लगता है वो, एंड मोस्ट कफ्स आर कोज्ड बाय वायरसेस. आज हम देख रहे हैं कि कफ जो है वो वायरसेस से बढ़ रहा है. और आजकल कौन सा वायरस फेमस है जिसकी वजह से हम वही ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं? दैट इज़ कोरोना वायरस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर. ओके, so let's proceed further. Serious diseases like polio and chicken pox are also caused by viruses. यानी कि पोलियो जो रहता है ना, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, आपने पोलियो वाले पेशेंट को देखा ही होगा. फिर चिकन पॉक्स यानी कि जो हमारे स्किन पे जो दाने दाने जैसा आता है, आर ऑल्सो कोज्ड बाय वायरसेस. ये सब भी है वो हमें वायरस से आता है. Okay, you have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7. यानी कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्लास 6 और 7 में भी थोड़ा बहुत
पढ़े हो, ठीक है ना। देन लेट्स सी कि यहाँ पे ये फिगर में क्या क्या दिया है। आपको देखो 2.1 में दो फिगर दिए हैं, वो दोनों एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के, और फिर 2.2 में जो दिया हुआ है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। तो ये दोनों आल्गी है। एंड दिस प्रोटोजुआ इनके भी दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, विच इज सिंगल सेल। जो फर्स्ट है वो अमीबा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एंड द सेकेंड इज पैरामीशियम, राइट। एंड फिर 2.4 में हमें जो दिया हुआ है दैट इज फंगी। सो कौन सी फंगी दी हुई है, एक फर्स्ट है ब्रेड मोल्ड, सेकेंड है पेनिसिलियम, and the third is aspergillus. Okay, so now let's proceed further. 2.5 में हमने पहले भी देखा जैसे कि वो जो फिगर दिया हुआ है वो किसका है, वायरस का है। So now our next topic is where do microorganisms live। ये जो microorganisms है वो कहाँ पे रहते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं, how they live। So let's proceed further with it. Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi। यानी कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं ना वो सिंगल सेल भी रहते हैं, लाइक कई बैक्टीरियाज होते हैं, आल्गी होती है, प्रोटोजोआ होता है। जैसे कि मैंने बताया सिंगल सेल के एग्जांपल्स है अमीबा, पैरामीशियम, वो उनका पूरा बॉडी एक ही सेल का होता है, ठीक है। देन अदर है मल्टी सेल्यूलर सच एज मैनी आल्गी एंड फंगी, कि कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसमें मल्टी सेल्स होते हैं, यानी कि एक और दो से ज़्यादा सेल होते हैं। ओके, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। यानी कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना वो हर एनवायरनमेंट में रहते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, यानी कि हॉट क्लाइमेट में। कहीं जो है वो इतने ठंडे क्लाइमेट में रहते हैं। अगर हम बात करें कि भाई चलो शिमला है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, तो ये बात गलत है। वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो कूल है, तो वो एटमॉस्फेयर में उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। अगर हम बात करें कोई गर्म कंट्री की, स्टेट की, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। And deserts to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एयर में तो होते ही हवा में, पर वो ह्यूमन पे भी होते हैं, ह्यूमन के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स while others exist freely। यानी कि कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ना वो सिर्फ एनिमल्स में रहते हैं, बट कई होते हैं वो बाहर फ्रीली भी घुमा करते हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आया कि किस तरह के सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मल्टी सेल्यूलर रहते हैं, वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ। अब क्या बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम यानी अर्थ यानी ह्यूमन बींग्स, उसकी बात करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ना वो भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज व्हेयरएज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेस। यानी कि कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमें काम आते हैं और कई ऐसे रहते हैं कि जो हमारे लिए हैज़ार्डियस है, हार्मफुल है, यानी कि जो हमें कई सारी बीमारियां, डिजीजेस दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो अब हम उसे डिटेल में पढ़ाई करते हैं। सो नाउ दैट इज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। They are used in the preparation of curd, bread and cake। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ना वो कर्ड बनाने में यानी कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में काम आते हैं। तो देखो ये येलो बॉक्स में जो लिखा है ना वो पढ़ो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। यानी कि बहुत पहले से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है
किसमें बनाने में, अल्कोहल बनाने में काम आता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, यानी कि वेजिटेबल पील्स, यानी कि जो छिलके रहते हैं ना, जो वेजिटेबल्स में से हम निकाल देते हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो मर गए रहते हैं, या फिर जो एनिमल्स जो पॉटी करते हैं, जो उसकी फीशिज होती है, वो सब के लिए ये ऑर्गेनिक वेस्टेज के लिए उसको हटाने के लिए भी काम आते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, उसमें जो बैक्टीरिया का प्रोडक्शन रहता है तो वो क्या होता है, वो यूजेबल सब्सटेंस में काम आ जाता है। जैसे कि हम बात करें काउडंग रहता है, काउडंग हम उसको सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए सॉइल पे यूज़ करते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि जो ऐसे काउडंग वगैरह जो रहता है, वेजिटेबल्स के पील्स रहते हैं, वो सब अगर हम सॉइल पे डालें तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो साइकिल रहता है वो बना रहता है। नाउ let's proceed further with making of curd and bread. You have learnt in class 7 that milk is turned into curd by bacteria, यानी कि जब मम्मी कर्ड बनाती है तो क्या करती है कि मिल्क लेते हैं और उसमें थोड़ा सा दही 1 चम्मच ऐड करते हैं, जैसे कि कटोरे में लेते हैं तो 1 चम्मच दही ऐड करते हैं, तो वो दही का ऐड करना वो एक्चुअली क्या होता है, बैक्टीरिया का ऐड करना होता है, ठीक है। I saw that my mother added a little curd to a warm milk to set curd for the next day. I wondered why. क्या बोला है कि हमने हमारी मम्मी को देखा होता है कि अक्सर वो थोड़ा सा अमाउंट जो होता है वो दही का दूध में डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि दही जमाने के लिए, तो नेक्स्ट डे दही जमेगा। पर ऐसा क्यों करते हैं, सो लेट्स सी फॉर द कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो दही में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। Of these the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd, यानी कि इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। आप लोग अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है लैक्टोबैसिलस, आपको दिख रहा है ना, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज अ लैक्टोबैसिलस जो प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, यानी कि वो मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता है, रिप्रोडक्शन करता है अपने आप को, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, और वो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, ठीक है। एंड देन बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, यानी कि चीज़ बनाने के लिए भी बैक्टीरियाज काम आते हैं, पिकल्स यानी अचार बनाने के लिए, एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारी वगैरह आदि फूड आइटम्स के लिए भी बैक्टीरिया काम आते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, यानी कि सूजी बनाते हैं हम, इडलीज बनाते हैं, भटूराज बनाते हैं, जैसे कि हम खाते हैं ना, ये इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, ठीक है, ये सब है, उसमें भी ये सब इंग्रेडिएंट में भी बहुत काम आता है। कैन यू गेस व्हाई? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idli and dosa batter. यानी कि अगर हम ये फर्मेंटेशन होता है इसमें, तो बोलते हैं ना कि इसका जो बैटर होता है, इसका जो खीरा होता है, उसमें आपने आदित्य सुना होगा कि आथा आया है या फर्मेंटेशन हुआ है तो ये इडली जो है वो सॉफ्ट होगी। सो ये सब में भी बैक्टीरिया काम आते हैं। ओके, so let's proceed further with activity 2.3. So here I'm stopping at this video, and next time we will start with activity 2.3. okay, so tab tak you have to read it, you have to listen it carefully, understand it. If you have any doubts you can ask also, and next we will see in our part 2 explanation. Okay, so here we are closing our textbook, and inshallah we will meet in our next lecture.
Okay, fine, and we will start from the next topic. We will continue for that. Okay.